Hello students, how are you? Today we will start the next topic under the revolution. Women have a revolution. In the previous slide, we have talked about the role of women in revolution. We have talked about the laws which were passed to improve the women's life. Now, in this slide, we will talk about the abolition of slavery. Abolition of slavery. कैसे दास प्रथा का समाप्ति हुई, कैसे खत्म हुआ, आज हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो मैंने पहला लिखा है, द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्म मेड बाय द जैकोबिन गवर्नमेंट वाज टू एस्टैब्लिश स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। सबसे बड़ा जो सुधार का काम किया जो जैकोबिन गवर्नमेंट ने, वो था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी in French colonies. The French colonies in the Caribbean, like Martinique, Guadeloupe, and Saint Domingo, were important suppliers of tobacco, indigo, sugar, coffee, etc. यहाँ पर जो मैंने नाम लिखे हैं कॉलोनीज के, तो कॉलोनीज में मैंने नाम क्या दिए? कैरिबियन, ठीक है ना। जैसे कि मार्टिनिक, गुडेल्पी and Saint Domingo were important supplier of commodities. अब commodities में क्या क्या आया? मैंने लिखा है टोबैको है, इंडिगो है, शुगर है, कॉफ़ी है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। दूसरा मैंने पॉइंट जो मैंने आपके लिए बनाया है इसी के अंदर, वो है बिगनिंग ऑफ स्लेव ट्रेड। कैसे शुरुआत हुई इसकी? तो मैंने लिखा है यहां पर, द फ्रेंच नीडेड वर्कर्स फॉर द प्लांटेशन इन दीज एरियाज। उस समय प्लांटेशन एग्रीकल्चर था, वर्कर्स मिल नहीं रहे थे, तो वर्कर्स को लाने के लिए इन लोगों ने इन जगहों से वर्कर्स लेकर के आए, शिप में डाल करके लाते थे और वहां पर प्लांटेशन ओनर्स को दे दिया करते थे, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर लिखा है, फ्रेंच नीडेड वर्कर्स फॉर प्लांटेशन इन दीज एरियाज बट द यूरोपियन डिड नॉट वांट टू वर्क इन फार फ्लंग। फार फ्लंग का मतलब होता है दूर तक फैला हुआ। फार फ्लंग का मतलब क्या हुआ? दूर तक फैला हुआ, अननोन लैंड्स। दस स्टार्टेड अ 3-way trade in slaves between Europe, Africa and America in 17th century। 3 कंट्रीज के बीच में हुआ बेटा, यहां पर ध्यान देना, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। और इसी को हम लोग क्या कहते थे? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो इसको हमने क्या नाम दिया? दिस वाज नोन एज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। नेक्स्ट है बेटा, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो यहां पर द नेशनल कन्वेंशन आफ्टर लॉन्ग डिबेट पास अ लॉ इन 1794। कन्वेंशन का मतलब समझ आ गया ना, नेशनल असेंबली को हम लोग कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो वहां पर बहुत लंबी बहस छिड़ी और उन्होंने एक लॉ पास किया। कब किया? 1794 में, विच डिक्लेयर्ड स्लेवरी इलीगल। जो दास प्रथा थी, स्लेवरी थी, उसको इलीगल करार दे दिया गया एंड फ्रीड ऑल स्लेव इन फ्रांस ओवरसीज कॉलोनीज। After 10 years, Napoleon reintroduced slavery to please the plantation owners, who considered enslaving African blacks as their rights. 10 साल बाद नेपोलियन ने इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया। नेपोलियन ने क्या किया? इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। अफ्रीकन ब्लैक्स, इनको कहते थे नीग्रोस। इनको क्या कहते थे हम लोग? नीग्रोस, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, अफ्रीकन ब्लैक्स को हम लोग क्या कहते थे? नीग्रोस। द स्लेव्स वर नोन एज द अफ्रीकन नीग्रोस। मैंने लिखा है यहां पर, फाइनली स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। आखिरकार 1848 में वहां पर स्लेवरी खत्म हो गई, ठीक है ना। अब यहां पर जो बेटा नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट बनाया है, थर्ड पॉइंट, उसमें मैंने बात किया है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है ना।
यहां पर जो मैंने लिखा है, द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ ऑफ वुमेन। बहुत सारे बदलाव देखा उन्होंने, चेंजेस देखे वुमेन्स की जिंदगी में, मैंस के में एंड चिल्ड्रंस की, उसमें बहुत सारा चेंजेस उन्होंने देखे। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। दो बातें आए हैं यहां पर, ठीक है ना, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट मैंने बनाया है इंपॉर्टेंट लॉस। उसमें मैंने कहा है दैट फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिली इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, ठीक है ना, मीडिया का, ठीक है ना। ऑल रिटन मटेरियल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। अब कल्चरल एक्टिविटीज में क्या क्या ले सकते हो आप लोग, जैसे कि न्यूज़पेपर है, बुक्स है, प्लेज है, ठीक है ना। इन द ओल्ड रिजाइम कुड बी परफॉर्म्ड और पब्लिश्ड। अब ये सारी चीज़ें पब्लिश हो सकती हैं, पहले पब्लिश करने की इजाज़त ही नहीं थी, पहले सेंसरशिप लगा हुआ था, अब पब्लिश करने की इनको इजाज़त मिल गई। ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूवल बाय द सेंसर ऑफ द किंग। कब वो पब्लिश करेंगे, जब उनको अप्रूवल मिल जाएगी, जब उनको अप्रूवल मिल जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है दैट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। यहां पर मैंने लिखा है विद द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप इन 1789 एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को व्यक्त करने का, अपने एक्सप्रेशंस, बिकेम अ नेचुरल राइट, बिकेम अ नेचुरल राइट। बेटा यहां पर एक बात आपको समझ में नहीं आई होगी, एक्सप्रेशन। आपने देखा है कई पिक्चर में देखते हो, जब भी हम कोई बात करते हैं तो फेस का एक्सप्रेशन दिखता है ना, दिखता है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है। मैं तो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं फेस का, हाथों से भी हो सकता है, बोल करके भी फेस का एक्सप्रेशन दिखता है हमको, ठीक है ना, बोल के भी। तो मैंने लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये क्या बन गया, नेचुरल राइट बन गया। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर, पम्फलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स। दीज ऑल फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस। इतनी भरमार हो गई बाजारों में, फ्रांस के बाजारों में अब भरमार हो गई, अब बिकने लगी, मार्केट में दिखने लगी। फ्रॉम वेयर दे डिसमेंटेड soon into the countryside. Now events discussed and described everywhere and changes taking place in France. हर जगह पर बदलाव देखने को मिला फ्रांस में। नेक्स्ट है बेटा that freedom of the press enabled voicing of the opinions and counter opinions. लोगों के विचार जानने शुरू किए, लोगों के विचार जानने शुरू किए, ठीक है ना, का ओपिनियन एंड काउंटर ओपिनियंस। Even every side sought to convince the other of its position through the medium of print. अपने सारे विचार, अपने सारी चीज़ें किसके माध्यम से वो करने लगे, प्रिंट के माध्यम से। नेक्स्ट मैंने लिखा बेटा आर्ट फ्लोरिश्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस and it attracted a large number of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice. Liberty और justice. तो तीन बातें आज निकल के आती बेटा, एक तो लिबर्टी है, एक इक्वलिटी है, एक जस्टिस है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो मैंने लिखा है द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है बेटा, चैप्टर से फिनिश हो गया है। यहां पर लास्ट में सिर्फ एक बात और कहूंगा मैं कि टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, नाम सुना होगा ना आपने, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर सम ऑफ द इंडियंस हु वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इससे प्रभावित हुए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित हुए। कभी कभी क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। तो दो नाम याद रखना, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर सम ऑफ द इंडियंस हु इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक, चलिए
आज मैंने आपके लिए मैप वर्क रखा है। यहां पर मैप वर्क में आपको मैंने यहां पर क्वेश्चन के रूप में दिखाया है दैट फीचर्स ऑन एन आउटलाइन, शुरू की हेडिंग सेम है सब में, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस मार्क द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो मैंने लिखा यहां पर फीचर्स आर मार्क्ड बाय नंबर इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस, आइडेंटिफाई दीज फीचर्स with the help of the following information and write their correct names on the line marked in the map. पहला मैंने दिया है the reason not affected by the great fear, या तो इसके रूप में लिखा जा सकता है या इसको दूसरे रूप में क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ फ्रांस नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर। तो मैप में दिखाया गया है वाटरलू, मैप में क्या दिखाया है अल्सेस, मैप पे क्या दिखा है अल्सिस, मार्क कर रखा है मैंने 1 के नंबर से, ठीक है ना। नंबर 2 है द प्लेस वेयर नेपोलियन बोनापार्टे वॉज फाइनली डिफीटेड इन 1815, वो जगह दिखाओ जहां पर नेपोलियन डिफीट हुआ था, ठीक है ना, 1815 में। वो सेकंड नंबर से मैंने मार्क कर रखा है, वो है वाटरलू। वो क्या है, वाटरलू। नंबर 3 है रीजन ऑफ सदर्न फ्रांस वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर। साउथ फ्रांस का वो कौन सा रीजन है जो अफेक्ट नहीं हुआ था ग्रेट फियर से, उसमें नाम है टुलूस। वो 3rd नंबर से मैंने मार्क किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो मैंने मैप दिखाया आपको स्लाइड में, वो है लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम्स on the given map with appropriate symbols। इसमें मैंने 4 पॉइंट लिए हैं, ध्यान से देखिए। पहला है एपिक सेंटर ऑफ मेन पैनिक मूवमेंट इन वेस्टर्न फ्रांस, यहां पर जो मैंने नंबर 1 दिखाया है वो है रफेक, ठीक है ना। नंबर 2 है रीजन ऑफ वेस्टर्न फ्रांस दैट वाज नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर। वेस्टर्न फ्रांस वाला का जो एरिया है जो ग्रेट फियर से अफेक्टेड नहीं हुआ था, उसमें मैंने नंबर 2 दिखाया है ब्रेस्ट। क्या नंबर दिखाया है, ब्रेस्ट। नंबर 2 है वो ब्रेस्ट, BREST। नंबर 3 है अ पोर्ट ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू स्लेव ट्रेड। वो कौन सा पोर्ट है फ्रांस का जहां से स्लेव ट्रेड होता था, वो है बोर्डियक्स। वो क्या है, बोर्डियक्स। नंबर 4 है द पोर्ट ऑफ फ्रांस एनरिच्ड ड्यू टू स्लेव ट्रेड, वो है नांटीज। वो क्या है, नांटीज। नेक्स्ट बेटा जो स्लाइड में है, तीसरा जो मैप मैंने आपके लिए जो दिखाया है इसमें, दैट ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस लोकेट द फॉलोइंग सिटीज। इसमें मैंने आपको 3 नाम दिए हैं, बोर्डियक्स, नॉर्मंडी एंड नांटीज। मैंने मैप में दिखाया है। नंबर A है बोर्डियक्स, नंबर B है नॉर्मंडी एंड नंबर C है नांटीज, ठीक है। तो बेटा आज हमने ये चैप्टर किया है, आप इस चैप्टर को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। और आप इसके साथ साथ आप बुक की रीडिंग भी जरूर करें। थैंक यू।